तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 9th में जो साइंस है उसका पहला चैप्टर हमारे आसपास पदार्थ उनके बारे में सीखेंगे। और ये पदार्थ क्या होता है, इसकी अवस्थाएं क्या होती हैं, वो सभी सीख लेंगे आज के वीडियो में। जो पदार्थ होता है उसे क्या हम द्रव्य भी कहते हैं। आपको क्लास में बताया था पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ को इंग्लिश में कह देते हैं मैटर और द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं सब्सटेंस। पदार्थ क्या होता है, जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाता है। और जिसे हम फील कर सकें, जिसका अनुभव अपनी हम इंद्रियों से कर सकें, यानी आँखों से देख सकें और नाक से सूंघ सकें, त्वचा से टच करके देख सकें और कान से सुन सकें। ठीक है, इंद्रियों से कर सकते हैं तो वो पदार्थ कहलाता है। तो चलिए हम डालते हैं हेडिंग और करते हैं स्टार्ट। हेडिंग डालेंगे पदार्थ। पदार्थ जैसे क्या हम बोलते हैं द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य, पदार्थ यानी मैटर या सब्सटेंस। पदार्थ, मैटर या सब्सटेंस। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, डेफिनेशन हमने आपको बताई। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों से कर सकते हैं। ठीक है, तो यही डेफिनेशन लिखेंगे। पदार्थ वह होता है, क्या पदार्थ वह होता है, पदार्थ वह होता है जिसका, वह होता है जिसका कुछ, जिसका कुछ द्रव्यमान, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरता है, तथा स्थान घेरता है और जिसका अनुभव हम, और जिसका अनुभव हम, जिसका अनुभव हम अपनी, जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों से, जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों से कर सकते हैं, जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों से कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की डेफिनेशन समझ में आई आपको। पदार्थ क्या है, पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, और जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों से कर सकते हैं, टच कर सकें, देख सकें और सुन सकें। ठीक है, पदार्थ कहलाता है। ठीक, ये हो गई पदार्थ की डेफिनेशन। अब जैसे हमारे जो दार्शनिक थे, ये जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा था जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। जो हमारा शरीर है, जैसे ये पूरा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से तत्व हैं, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन जो आज के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी जो कोई भी पदार्थ है उसकी 5 अवस्थाएं हो सकती हैं वो बताई थी। जैसे ठोस, द्रव, गैस और चौथी अवस्था है प्लाज्मा, पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो हमारे ऋषि मुनि या दार्शनिकों ने बताया था वो लिखते हैं और नोट में लिखेंगे ये आप। ठीक है, नोट में लिखेंगे, ये अलग कलर से लिखना। जैसे हेडिंग डालते हो आप ब्लैक कलर से और ये लिखते हो ब्लू से, तो ये कोई अलग कलर लिखना। नोट्स बनाते चलिए साथ में। ठीक है, नोट बनाएंगे। जैसे प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार, यानी कहा, क्या कहा था, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार,
दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ 5 प्रकार का होता है। पदार्थ 5 प्रकार का होता है। ये दिख रहा है कैमरे में? ठीक है, दिख रहा है। यानी प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार जो पदार्थ है वो 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला होता है पृथ्वी, ठीक है। दूसरा है वायु, तीसरा है जल, ठीक, और चौथा है आकाश, और पांचवा है अग्नि। अग्नि से मतलब आग, ठीक है। ये बताया था हमारे भारतीय दार्शनिकों ने, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्था निकाली? 5 अवस्थाएं निकाली हैं। तो 5 अवस्थाएं इसी में फिट हो जाती हैं। तो देखते हैं कैसे। जैसे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ठोस है, तो एक अवस्था ये हो गई ठोस, ठीक है। वायु क्या है? गैस। वायु गैसों का मिश्रण है, तो ये गैस अवस्था हो जाएगी। जल क्या है? द्रव है, ठीक है। 3 अवस्था हो गई ये, ठोस, गैस, द्रव, ये 3 अवस्था हो गई। आकाश, यानी आकाश बहुत ठंडा है, यानी ये है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसे हिंदी में लिखेंगे जैसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या होती है पदार्थ की अवस्था? ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे समझ लीजिए। अग्नि का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं तो वो प्लाज्मा अवस्था में बदल जाता है। जैसे आप लोहा गर्म करोगे तो जो पिघलने के फॉर्म में आ जाएगा, यानी लिक्विड फॉर्म में आएगा, वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। वो द्रव अवस्था में नहीं पहुंचता, यानी इतना पतला नहीं होता है। जैसे ये जल हो जाता है हमारा, या डीजल हो जाता है, या तेल हो जाता है, या ऑयल, वो लिक्विड होते हैं। लेकिन जो प्लाज्मा अवस्था होती है वो थोड़ा द्रव से मोटी होती है। जैसे ग्लिसरीन हो जाएगा, ग्लिसरीन भी द्रव में आ जाएगा क्योंकि ग्लिसरीन पतली होती है, ठीक है। तो ये 5 अवस्थाएं वैज्ञानिकों के अनुसार हैं, जैसे ठोस है, गैस है, द्रव है, और ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, और ये प्लाज्मा है, ठीक है। ये बताई वैज्ञानिकों ने। लेकिन जो हमारे ऋषि थे और दार्शनिक थे, उन्हें बोल सकते हैं, उन्होंने क्या कहा था? जो पदार्थ है वो 5 प्रकार का होता है, यानी पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि, ठीक है। तो इन्हीं से संबंधित ये सभी 5 जो अवस्थाएं हैं पदार्थ की, जैसे ठोस हो सकता है पदार्थ, गैस, द्रव, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी ये बहुत ठंडा होता है। प्लाज्मा, ये बहुत गर्म होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो चलिए अब देखते हैं आयतन क्या होता है। आयतन, ठीक है। आयतन हेडिंग डालोगे, ये देख रहा हूँ, पहले देख रहा है, चलिए सही है। आयतन क्या होता है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। कोई भी वस्तु है अगर जितना स्थान घेर रही है उसे उसका आयतन कहते हैं। जैसे अगर ये गिलास है, ठीक है, गिलास में हम कोई लिक्विड यानी द्रव डाल दें, तो द्रव जितना यहाँ तक स्थान घेर रही है, यानी यहाँ तक द्रव भर गया है, तो उसका आयतन हो जाएगा। इस गिलास का अगर आयतन निकालेंगे, गिलास के आधार पर इस द्रव का हम आयतन निकाल लेंगे। अगर हम जैसे कोई ठोस ले लें, हम ठोस, अगर ये घन ले लें ठोस, तो इसका भी एक आयतन होता है। आयतन जैसे अगर एक ये साइड हो जाएगी, यानी एक रेखा ये हो जाएगी, यानी एक इसे ए मानेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, इसे बी, ठीक है। और एक ये वाली, यानी आयतन वो होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं, तो उसे हम आयतन बोलते हैं। इसलिए इसका जो फार्मूला होता है वो मीटर क्यूब होता है, यानी
ये भी लंबाई मीटर में होगी, ये भी लंबाई मीटर में होगी और ये भी लंबाई मीटर में होगी। ठीक है, आयतन समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए इसे लिखते हैं। ठीक है, आयतन आपको समझ में आ गया है, इसे साफ करते हैं और आयतन की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक, आयतन क्या होता है? वह वस्तु जिसका नहीं, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, वह वस्तु जो जितना स्थान घेरती है, यानी कोई भी छोटी बड़ी वस्तु हो सकती है, वह वस्तु जो जितना स्थान घेरती है, जितना स्थान घेरती है, उसे उसका आयतन कहते हैं। उसे उसका आयतन कहते हैं। समझ में आया? आयतन क्या होता है? कोई भी वस्तु हो गई जो जितना स्थान घेरती है, उसे उसका आयतन कहते हैं। जैसे ये है, मार्कर है, स्थान घेरेगा, इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है और इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई भी है। ठीक है, तो ये इसका आयतन हो जाएगा। और आयतन हम मीटर की लेते हैं, यानी इसका मात्रक होता है। अगर हम मीटर में ले रहे हैं तो ये मीटर की हो जाएगा, या हम अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो ये सेंटीमीटर की हो जाएगा। ठीक है, और इसका मात्रक एक लीटर भी होता है, लीटर। ठीक है, अगर हम द्रव लेंगे तो वो हम नापेंगे लीटर में, और ठोस लेंगे तो मीटर या सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आयतन? आयतन समझ में आ गया। अब पदार्थों का जो भौतिक स्वरूप है वो देखेंगे। आप पहले इतना लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? ठीक है, चलिए अब देखेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप। यानी जो पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते, यानी ऐसा नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी या टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अगर कोई भी पदार्थ हो गया, जैसे जल हो गया, ठीक है, हम अगर जल ले रहे हैं H2O, ठीक है, अगर हम जल के कण देखना चाहें तो हम वो नहीं देख सकते हैं, यानी कण हम उसके नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे इसके लिए हम कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम जल ले लिया जैसे, और उसमें KMnO4 जो पिंक यानी गुलाबी कलर का होता है, अगर उसे हम पहले ज़्यादा घोलेंगे और उसमें जल मिलाएं, जैसे 100 ml जल ले लिया और उसमें 5 ग्राम या 10 ग्राम हमने KMnO4 मिला दिया, यानी पोटेशियम परमैंगनेट, तो वो पीला विलयन बनेगा। ऐसे ही अगर हम फिर और जल ले लेते हैं 100 ml जल, और इस विलयन में से हम कुछ ग्राम उसमें डालते हैं तो वो भी पीला हो जाता है। ऐसे ही जो इसके गुण हैं यानी स्वरूप है, ये हम देख सकते हैं, यानी रंग देखकर हम बता सकते हैं ये पीला है या लाल है या हरा है, ठीक है, या काला है, वो हम देख के बता सकते हैं, यानी भौतिक रूप से, फिजिकली। तो लिखते हैं इसे पदार्थ का भौतिक स्वरूप। यानी सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, यानी जो सभी पदार्थ हैं
अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। जैसे एग्जाम्पल दें, अगर हम ले रहे हैं पहले हम लें विलयन लें या जल लें, ठीक है। हमने लिया जल यानी H2O, और उसमें हमने मिला दिया KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, जो कैसा होता है, गुलाबी यानी पिंक कलर का होता है। तो जो विलयन बनेगा या सॉल्यूशन बनेगा, वो कैसा बनेगा, वो सॉल्यूशन पिंक कलर का बनेगा, ठीक है। पिंक यानी गुलाबी कलर का बनेगा। जो सॉल्यूशन पूरा हमने बनाया वो पिंक कलर का बन गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम और जल लेते हैं, जल लिया हमने, फिर 100 ml जल ले लिया, ठीक है। यहाँ पर भी हमने 100 ml जल लिया था और उसमें जो KMnO4 है वो मिलाया था, ठीक है। तो विलयन कैसा बना, पिंक बना। यानी अगर हम 100 ml जल और लेते हैं और इसमें से हम 10 ml इसमें डाल देते हैं, 10 ml इसमें डाल देते हैं, तो ये भी जो विलयन बनेगा, ये भी विलयन कैसा हो जाएगा, ये विलयन भी पिंक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो KMnO4 था वो उसमें जब घोला था उसने विलयन को कैसा कर दिया था, गुलाबी कर दिया था। तो इसमें से हम 10 ml डालेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें कलर छोड़ेगा, तो ये भी विलयन कैसा हो जाएगा, ये विलयन भी गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। ये विलयन भी गुलाबी हो जाएगा। अगर इसे हम और ऐसे ही घोलते रहें, जैसे अगर हम 10 ml लिए, ये हमने घोल दिया ये वाला सॉल्यूशन यानी जिसको पिंक था, और 90 ml इसमें क्या हो जाएगा, ये जल हो जाएगा। तभी हमारा जो विलयन बनेगा वो 100 ml बन जाएगा। ऐसे ही एक बार हम और ऐसे ही करते हैं, ये वाली जो क्रिया, यानी हम विलायक यानी H2O जल लेते हैं, वो ले लेते हैं एक बार, फिर हम 90 ml ले लेते हैं और फिर ये हम 10 ml इसमें घोल देते हैं। 10 ml हम घोल दे रहे हैं, तो ये भी जो सॉल्यूशन यानी बनेगा वो भी कैसा बन जाएगा, पिंक बनेगा सॉल्यूशन। यानी ये भी विलयन पिंक हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो भौतिक गुण कैसा है, इसका यानी कलर है कैसा है, पिंक कलर का है, ठीक है। समझ में आया, ये इसके भौतिक गुण होते हैं या भौतिक स्वरूप होते हैं, यानी इसे कैसे देखा जा सकता है। यानी ये प्रयोग है, आप घर पर भी कर सकते हो। जैसे जो डेटॉल आता है, डेटॉल की शीशी, उसे आप जल में डालते जाओ। पहले अगर मान लीजिए आपने एक गिलास में डाला, ठीक है, थोड़ी बूंदें डाल दी डेटॉल की, तो उसमें डेटॉल की खुशबू आएगी। ऐसे ही जो गिलास में आपने डेटॉल डाला था और दूसरे गिलास में पानी लें, उसमें थोड़ा डेटॉल वाला ये जल मिला दें, तो उसमें भी खुशबू आ जाएगी। तो जिसमें मिलाया था वो दूसरे में मिला दें, तो उसमें भी खुशबू आएगी। वो किसके कारण आएगी, क्योंकि पदार्थ के जो भौतिक स्वरूप होते हैं, मतलब पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यानी उनके कण आपस में आकर्षण होता है, जो द्रव होता है उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है, यानी कि इनके बीच में जो खाली जगह ज़्यादा होती है, उसमें जो हमने विलेय पदार्थ घोलते हैं वो आकर बैठ जाता है। इसका भी एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो। आप जल लो गिलास में, ठीक है, गिलास में जल लो और उसमें कंचे भर दो और उसमें जल भर दो, ठीक है। और उसमें ऊपर से आप बालू डालोगे तो जो द्रव का सतह है यानी द्रव का तल है वो नहीं बढ़ता है। क्यों, क्योंकि जो कंचों के बीच में बालू जाके फंस जाती है, इसलिए द्रव का तल नहीं बढ़ता है। इतना समझ में आ गया। तो ये एग्जाम्पल पहला था, यानी दूसरा एग्जाम्पल आप घर पर कर सकते हो। यानी यह प्रयोग क्या कर सकते हो, यह प्रयोग आप डेटॉल के साथ भी कर सकते हो। यही लिखेंगे हम, यह प्रयोग डेटॉल व जल के साथ भी
साथ भी कर सकते हैं, साथ भी कर सकते हैं बिलियन की खुशबू को लेकर। ठीक है, यानी जो डेटॉल में खुशबू आती है तो बिलियन की खुशबू को लेकर हम ये जो प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बिलियन की खुशबू को लेकर, यानी कितना भी आप बिलियन बनाओगे उसमें खुशबू आती ही रहेगी। ठीक है, तो इतना हो गया, ये भी आप लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक दो टॉपिक और करा दें, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। लिखो जल्दी से, लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी जो पदार्थ में जो कण पाए जाते हैं उनके भी कुछ विशेषता या गुण होते हैं, वो देख लेते हैं। 4 हैं, आज गुण करा देंगे और कल इसकी अवस्थाएं करा देंगे। पदार्थ की अवस्थाएं 5 प्रकार की होती हैं, वो कल कराएंगे। जैसे कोई भी पदार्थ हो गया, पदार्थ के कणों के बीच कुछ न कुछ, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, उसे हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। और इन कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। सबसे ज़्यादा ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ठोस के कण आपस में मिले रहते हैं, यानी ठोस में आकर्षण बल ज़्यादा होता है और उससे कम द्रव में होता है और सबसे कम गैस में होता है। यानी गैस में आकर्षण बल बहुत कम होता है, यानी गैस के कणों के बीच में। ठीक है, जैसे पहला लिखेंगे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है जिसे अंतरा आणविक स्थान या जिसे अंतरा आणविक अंतराणविक आकाश कहते हैं। अंतराणविक आकाश कहते हैं। इसे समझाते हैं अभी। आकाश कहते हैं। हमने आपको इससे पहले एग्जाम्पल दिया था, यानी पानी में कंचे भर लें और हम ऊपर से रेत डालें तो रेत कंचों में भर जाती है, यानी कंचों के बीच में जो स्थान होता है उसमें भर जाती है। तो मान लीजिए जो पदार्थ है और कंचे हैं, पदार्थ के कण हैं और कण के बीच में स्थान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतराणविक स्थान कहते हैं। यानी कंचों के बीच में जो जगह थी वो रेत ने भर दी, यानी रेत जो कंचों के बीच में जो जगह है वह अंतराणविक स्थान कहलाएगा और जो रेत भर जाएगी वो रिक्त स्थान में भर जाएगी। ठीक है, जो रेत है वो रिक्त स्थान में भर जाएगी, जिससे अंतराणविक स्थान या अंतराणविक आकाश भर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे इसका एग्जाम्पल लें हम, यही एग्जाम्पल लिख लें कंचों वाला। चलिए दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल जैसे एक बीकर या बर्तन लें। ठीक है, बीकर में हम क्या डालें, पानी भर दें। बीकर में पहले क्या भर दें, पानी। बीकर में पहले पानी भरेंगे और एक निशान लगाएंगे। बीकर में पानी भरेंगे और निशान लगाएं। बीकर में पानी भरें और निशान लगाएं। तो हमने बीकर में पानी भरा, चलिए इधर भरें, इधर लिखते रहेंगे हम। बीकर में हम पानी भरेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ तक पानी भरा है। ठीक है, यहाँ तक पानी भरा है, पानी भरें, स्थान निशान लगाएं और उसमें नमक या चीनी घोलें और उसमें
और उसमें नमक या चीनी घोलें, नमक या चीनी घोलें। ठीक है, इसमें हम क्या डालें, या हम नमक डाल दें या हम चीनी डालें। ठीक है, किसमें, जल में। ठीक है, ये क्या है, इसमें जल भरा हुआ है। ठीक है, और जल यहाँ तक भरा हुआ है जो निशान लगा है। तो हमने क्या, नमक लिया और चीनी लिया और इस जल में घोलने लगे। तो क्या होगा, नमक या चीनी घोलें तो नमक व चीनी घोलें तो आप देखेंगे, यानी तो आप देखेंगे कि नमक व चीनी घुलने के बाद नमक व चीनी घुलने के बाद भी पानी का निशान, यानी जो पानी भरा था और निशान लगाया था, पानी का निशान अपरिवर्तित है, यानी अपने निशान से ऊपर नहीं गया है। यानी जो जल का तल है वो ऊपर नहीं बढ़ा है, क्योंकि जो नमक और चीनी घुलने के बाद भी, क्योंकि जो जल है, जल के कणों के बीच में अंतराण्विक स्थान होता है, उसके अंदर नमक और चीनी घुल जाती है, उनके जाकर अंदर फंस जाती है, तो स्थान अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि नमक व चीनी के कण नमक व चीनी के कण पानी के कणों के बीच में पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान लिखिए, बीच के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। समावेशित का मतलब उसमें जाकर फंस जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, यानी जो नमक और चीनी के जो कण हैं, जो जल के कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है, वहाँ पर जाके फंस जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर जाके फंस जाते हैं। समझ में आ गया? ये था इसका पहला गुण। देखते हैं कितना हुआ है। चलिए इसे आप लिखिए पहले जल्दी, या स्क्रीनशॉट करिए। चलिए दूसरा गुण देख लेते हैं। तो दूसरा गुण क्या है, यानी जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, अर्थात जो कण हैं यानी पदार्थ के कण हैं उनमें गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो यही गुण है, लिख लेते हैं। जैसे देखिए, दूसरा गुण है पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, अर्थात कणों में गतिज ऊर्जा होती है। और आगे लिखेंगे, ताप बढ़ाने पर
गतिज ऊर्जा, ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जैसे देखिए, अगर आप जैसे पानी उबाल रहे हैं, यानी जल रख दिया आपने बर्नर पर या गैस पर, तो जल उबलने लगा है, ठीक है। तो अगर उसमें आप कोई भी विलेप घोलोगे, जैसे दाल घोलोगे, तो दाल उबलेगी। तो जैसे ये है कोई बर्तन जिसमें आप दाल उबाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक जैसे जल भरा हुआ है, नीचे से आप उसमें आग दे रहे हो, तो जल रही है ये आग, तो यहाँ से जो कण हैं ऊपर पहुँचते रहते हैं, टक्कर मारेंगे फिर नीचे आएंगे, टक्कर मारेंगे फिर नीचे आएंगे, टक्कर मारेंगे फिर नीचे आएंगे। हवा बहुत तेज़ चल रही है, हवा आ सकती है, हवा की आवाज़ माइक के अंदर। तो ये कण हैं सतह पर टक्कर मारते हैं, वापस आते हैं, मतलब ताप बढ़ाने पर जो कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल एक आपको बता दें, एक लिखा दे रहे हैं। जैसे आप कमरे में अगरबत्ती जलाओ, ठीक है, अगरबत्ती जलाओगे तो उसकी खुशबू है एक कमरे से दूसरे कमरे में भी पहुंच जाती है। किसके कारण? जो पदार्थ के कणों के कारण, यानी कण लगातार गति करते हैं, ठीक है, गति करते हैं, जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा एक एग्जाम्पल हम आपको लिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए लिखेंगे, जल से भरे बीकर में, जल से भरे बीकर में, यानी कोई भी बर्तन है जिसमें जल भरा हुआ है, जल से भरे बीकर में, जल से भरे बीकर में 2 बूंद स्याही की डालने पर, यानी कोई भी स्याही लें, कोई कलर की, वो डाल दें। स्याही डालने पर, स्याही डालने पर स्याही पूरे जल को रंगीन कर देती है। डालने पर जो स्याही है वो पूरे जल को रंगीन कर देती है, पूरे जल को रंगीन कर देती है, क्योंकि जो स्याही है और स्याही के कणों के बीच में क्या है? गतिज ऊर्जा है, उसके कारण, गतिज ऊर्जा के कारण, ठीक है। ये दूसरा हो जाएगा। अब तीसरा इसका गुण देखते हैं। तीसरा गुण क्या है? तीसरा गुण है, 2 अलग अलग पदार्थों को आप आपस में जब मिलाएंगे तो उसे विसरण कहते हैं, यानी 2 पदार्थ अगर आपस में मिलते हैं उस क्रिया को विसरण कहते हैं। और ताप बढ़ाने पर विसरण की क्रिया तेज हो जाती है, ताप बढ़ाने पर विसरण की क्रिया तेज हो जाती है। चलिए लिखेंगे इसे, तीसरा गुण लिखते हैं, 2 अलग अलग पदार्थों को, 2 अलग अलग पदार्थों को, 2 अलग अलग पदार्थों को अपने आप, यानी स्वतः, अपने आप स्वतः आपस में मिलना विसरण कहलाता है। स्वतः आपस में मिलना, स्वतः आपस में मिलना विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। विसरण क्या होता है? आप अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे परासरण या विसरण बाय रोहित सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें परासरण और विसरण अच्छे से समझ लेंगे। परासरण समझाया, उसमें हमने विसरण भी समझाया है। आप आई बटन पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। यानी 2 अलग अलग पदार्थ अगर अपने आप आपस में मिल रहे हैं तो उस क्रिया को विसरण कहते हैं। जैसे ठंडे जल की अपेक्षा गर्म जल में कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जल्दी घुलता है। या इसका एग्जाम्पल, ठंडा जल लेना, जैसे आप शरबत बनाते हो घर पर तो जल पहले ठंडा लेते हो, अगर आप वही जल गर्म ले लो तो चीनी है वो जल्दी घुल जाती है, ठीक है। तो जो आपस में मिलते हैं अलग अलग पदार्थ, उस क्रिया को हम कहते हैं विसरण,
ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, ठंडे जल की अपेक्षा गर्म जल में, ठंडे जल की अपेक्षा गर्म जल में कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जल्दी घुल जाता है। ठीक है, यानी अगर आप ठंडा जल लो और गर्म जल लो तो दोनों में आप अगर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डालोगे या चीनी डालोगे तो वो गर्म जल में जल्दी घुल जाएगा, या जो चीनी है वो जल्दी घुल जाएगी। ठीक है, चलिए आखिरी इसका जो गुण बचा हुआ है वो भी देख लेते हैं। चौथा गुण इसका क्या है, जो पदार्थ के कण हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी जो पदार्थ के कण हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे हम अंतराण्विक आकर्षण बल या ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे अंतराण्विक आकर्षण बल या ससंजक बल कहते हैं। एक बार कैमरे देखो, इतना दूर लिख लिया आ रहा है? ठीक है, सही से आ रहा है। यानी जो पदार्थ के कण हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उस आकर्षण को हम अंतराकर्षण बल या ससंजक बल कहते हैं। जैसे अगर आप, यानी जो इनके कण हैं आपस में कितने फोर्स से पकड़े हुए हैं, जैसे आप चौक को तोड़ोगे, स्कूल में हो तो स्कूल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, चौक को तोड़ोगे तो उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो थोड़ा कम है, इसलिए आप जल्दी तोड़ दे रहे हो। ऐसे ही अगर लोहे की कील ले लें या लोहे की छड़ ले लें, उसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर ज़्यादा बल लगाओगे तभी वो टूटेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। यानी जो पदार्थ के कण हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे हम अंतराण्विक आकर्षण बल या हम कहते हैं ससंजक बल। ये समझ में आया? जैसे, और ये अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, ये भी लिख लेते हैं। यानी यह अलग अलग पदार्थों के लिए अलग 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 होता है। समझ में आया? यानी ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप इसे जल्दी से लिखिए। इसका एक एग्जाम्पल और करा दे रहे हैं, फिर वीडियो यहीं बंद करते हैं। लिखो जल्दी से। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखें आपके पास, जैसे निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, यानी इतने जो शब्द लिखे हैं इनमें कौन से पदार्थ हैं वो छांटने हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है, गर्मा गर्म खाने की जो महक है कई मीटर से आपके पास आ जाती है, लेकिन जो खाना ठंडा होता है उसकी महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। यानी आप, जैसे ठंडा खाना होता है, बासी खाना होता है, आप सोचते हैं ये ख़राब हो गया है कि नहीं,
तो उसे आप अपनी नाक से सूंघते हो, यानी पास लाकर। लेकिन जो गर्म खाना होता है वो दूर से ही आपको महक उसकी आ जाती है। क्यों आ जाती है वो देखेंगे। जैसे निम्नलिखित में से आप पदार्थ छांटने हैं, तो पदार्थ लिखेंगे इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं। जैसे कुर्सी क्या है, पदार्थ है, यानी कुर्सी का वजन भी होता है और वह स्थान भी घेरती है। और वायु भी पदार्थ है। स्नेह और घृणा ये पदार्थ नहीं है, ये एक तरह के भाव हैं जो आपके मन में निकलते हैं। तो कुर्सी हो जाएगी, वायु हो जाएगी, और ये बादाम भी हो जाएगा पदार्थ। ठीक है, बादाम हो गया। विचार भी एक तरह से निकलते हैं। शीत भी क्या है, ये भी पदार्थ नहीं है। शीतल पेय यानी जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं उसे हम शीतल पेय कहते हैं। ठीक है, ये भी एक पदार्थ है। और इसमें इत्र की खुशबू ये पदार्थ नहीं है, यानी इतने ही ये पदार्थ हैं। ठीक है, ये सभी पदार्थ हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन है, गर्मा गर्म खाने की महक है कई मीटर दूर से आपके पास आ जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो गर्म खाना होता है, यानी जो कणों की संख्या, यानी कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है गर्म होने पर मतलब बढ़ जाती है, जिससे जो कण है दूर तक गति करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने आपको जो अगरबत्ती थी उससे दिया था। तो लिखेंगे ताप बढ़ाने पर गर्म खाना अधिक वाष्पित होता है। ताप बढ़ाने पर या ताप बढ़ाने से गर्म खाना ज़्यादा वाष्पित होता है, ज़्यादा वाष्पित होता है तथा गर्म वाष्प की विसरण दर गर्म वाष्प की विसरण दर भी अधिक होती है। ठीक है, समझ में आया एग्जाम्पल? विसरण क्या है, एक जैसे या अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो आपस में मिलते हैं, उस क्रिया को हम विसरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने पदार्थ क्या होता है वो समझा, और पदार्थ के भौतिक गुण, भौतिक स्वरूप और अभिलाक्षणिक गुण ये आपने पढ़ लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं उनके आधार पर आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।